गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका न्यू टॉपिक पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता स्टार्ट कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। 2 लाइन छोड़ेंगे यहाँ और यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में रासो को एक प्रामाणिक ग्रंथ समझा गया। कर्नल टार्ड ने इसे प्रामाणिक समझकर इसके साहित्यिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर इसके लगभग 30,000 पदों का अंग्रेजी अनुवाद किया था। फ्रेंच विद्वान गाज़ा द तासी ने भी इसे प्रामाणिक माना था। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने तो इसका प्रकाशन भी आरंभ कर दिया था, किंतु इसी बीच 1875 ईस्वी में डॉक्टर वूलर को कश्मीर, ये हटाइएगा यहाँ से, कश्मीर में जैनक रचित पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य उपलब्ध हुआ। ऐतिहासिकता की दृष्टि से इस ग्रंथ में वर्णित घटनाएं उसे रासो की अपेक्षा शुद्ध प्रतीत हुई। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर वूलर को रासो की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ और उसने उसका प्रकाशन कार्य स्थगित करवा दिया। वैसे तो रासो की प्रामाणिकता पर संदेह होने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जोधपुर के कविराज मुरारी दीन तथा उदयपुर के कविराज श्यामल दास थे, किंतु डॉक्टर वूलर के संदेहपूर्ण दृष्टिकोण से अन्य भारतीय विद्वानों को इस दिशा में काफ़ी प्रेरणा मिली, जिनमें गौरीशंकर हीरानंद ओझा विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने अकाट्य युक्तियों से रासो को अप्रामाणिक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इधर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ओझा जी की तमाम शंकाओं को निर्मूल सिद्ध करने के लिए तथा रासो को प्रामाणिक ग्रंथ सिद्ध करने के लिए उल्लेखनीय प्रयत्न किए हैं। सच यह है कि हिंदी साहित्य में रासो की प्रामाणिकता का प्रश्न आज तक विवादास्पद बना हुआ है। कुछ आलोचक रासो को नितांत अनैतिहासिक मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे सर्वथा प्रामाणिक मानते हैं। इस संबंध में विद्वानों का तीसरा वर्ग रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है। तीसरा वर्ग क्या मानता है? अर्ध प्रामाणिक रचना। चौथा वर्ग ऐसा है जो चंद को पृथ्वीराज का समकालीन तो मानता है, पर इनके मतानुसार चंद ने रासो की रचना नहीं की। रासो के आलोचकों ने के ये 4 वर्ग निम्नलिखित हैं। यहाँ हम 2 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रथम वर्ग के लिखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम वर्ग को पढ़ लेते हैं। आप देखेंगे प्रथम वर्ग में रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानता है। रासो को सर्वथा ये लोग क्या मानते हैं? पहला वर्ग जो है वो, प्रथम वर्ग जो है वो क्या मानेगा? अप्रामाणिक मानता है। यह वर्ग चंद के अस्तित्व को तथा रासो को पृथ्वीराज की समकालीन रचना भी नहीं मानता। इस पक्ष के समर्थक हैं कविराज श्यामल दास, कविराज मुरारी दान, गौरीशंकर हीरानंद ओझा, डॉक्टर वूलर, मॉरिसन, मुंशी देवी प्रसाद और श्री अमृतलाल शील और श्री रामचंद्र शुक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, आप लिखेंगे, एंड डॉक्टर रामकुमार वर्मा। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं देखते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यह वर्ग रासो के वर्तमान रूप को प्रामाणिक मानता है। द्वितीय वर्ग क्या मानेगा? प्रामाणिक। तथा चंद को पृथ्वीराज का समकालीन मानता है। इस वर्ग के समर्थक हैं श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहन लाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु तथा मोतीलाल बेनारिया। इनमें कुछ राशियों में प्रक्षिप्त अंशों का बहुत बड़ी संख्या में होना मानते हैं। पॉइंट नंबर 3, तृतीय वर्ग में वह वर्ग आएगा जिसमें कि पृथ्वीराज के दरबार में चंद है। ये क्या नाम है? ये चंद है, ये चंद है, चंद्र नहीं है। चंद नामक कवि था जिसने रासो लिखा था, किंतु वह मूल रूप में अप्राप्य है। आज उसका परिवर्तित एवं विकृत रूप उपलब्ध होता है। इस पक्ष के समर्थक हैं डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, मोनू जिन विजय,
अगरचंद नाहटा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कविराज मोहन सिंह और हजारी प्रसाद ये विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना स्वीकार करते हैं। चतुर्थ वर्ग में वह वर्ग मानता है कि चंद पृथ्वीराज का समकालीन था। कौन सा चतुर्थ वर्ग यह मानता है कि चंद जो था पृथ्वीराज का समकालीन, मतलब सेम सालों में दोनों लोग थे, परंतु उसने प्रबंध रूप में रासों की रचना नहीं की। जैन ग्रंथमाला में प्राप्त पदों को उसकी फुटकर रचना मानता है। नरोत्तम स्वामी का भी यही मत है। ठीक है, तो आपको ये चारों वर्ग लिखने होंगे, हेडिंग डालनी होगी ब्लैक पेन से इसको, और बाकी सब ब्लू पेन में लिखना होगा। आगे पढ़ते हैं। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जिसको कि हम देखते हैं कि रासों की अप्रामाणिकता के कारण क्या है। ठीक है, आपको अप्रामाणिकता के कारण आपको यहाँ पर लिखने होंगे, तो आप यहाँ पे अप्रामाणिकता के कारण लिखेंगे। देखते हैं, रासों को अप्रामाणिक मानने के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, कितने कारण बता रहे हैं? 3 कारण। कौन कौन से? तो आप लिखेंगे क में घटना वैषम्य, इसके नीचे ये खा पॉइंट बनाएंगे काल वैषम्य, और इसी के नीचे गा पॉइंट बनाएंगे भाषा संबंधी अव्यवस्था। मतलब आप इसको ऐसे लिखेंगे क, ख और ग। ठीक है, उसके बाद ये तीनों पॉइंट आप इस तरह लिखेंगे। अब पॉइंट नंबर 1 को हम डिफाइन करेंगे। घटना वैषम्य। रासों में दिए गए अनेक नाम घटनाएं इतिहास सम्मत नहीं हैं। उदाहरणार्थ, पहला पॉइंट, रासों में परमार, चालुक्य और चौहान क्षत्रिय अग्निवंशी माने गए हैं, जबकि प्राचीन ग्रंथों में शिलालेखों के आधार पर ये सूर्यवंशी प्रमाणित होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता का नाम, माता का वंश, पुत्र का नाम, सामंतों का नाम आदि ऐतिहासिक शिलालेखों पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से मेल नहीं खाते हैं। पृथ्वीराज की माँ अनंगपाल की लड़की नहीं थी और न ही जयचंद अनंगपाल का दौहित्र तथा राठौड़ वंशीय था। शिलालेखों में उसे गहरवाल क्षत्रिय बताया गया है। थर्ड पॉइंट है, ओझा जी ने पृथ्वीराज तथा जयचंद की शत्रुता तथा संयोगिता स्वयंवर की बात को भी अनैतिहासिक कहा है। पॉइंट नंबर 4, इतिहास के अनुसार अरंगपाल उस समय दिल्ली का राजा नहीं था और न ही पृथ्वीराज को उसने गोद लिया था। पृथ्वीराज अजमेर का शासक था, न कि दिल्ली का। कहाँ के थे पृथ्वीराज थे अजमेर के। बीसलदेव पहले से ही दिल्ली राज्य के अजमेर राज्य में समृद्ध कर चुके थे। फिफ्थ पॉइंट है, आप सिर्फ 6 तक ही लिखिएगा, यहाँ तक ही लिखिएगा। पृथ्वीराज, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे। पृथ्वीराज की माँ का नाम कर्पूर देवी था, न कि कमला, जैसे रासों में वर्णित है। छठा, पृथ्वीराज की बहन प्रथा का विवाह मेवाड़ के राजा समर सिंह से नहीं हुआ था, क्योंकि शिलालेखों से यह प्रमाणित हो चुका है कि समर सिंह पृथ्वीराज के पश्चात 109 वर्ष तक जीवित रहे थे। ठीक है, आप यहाँ तक लिख देंगे, इसको छोड़ देंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से सेकंड पॉइंट डालेंगे ख में है काल वैषम्य। काल वैषम्य में आप सिर्फ 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिख लेंगे। ये वाला चीज़ नहीं लिखेंगे आप, बस आप पॉइंट 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 पॉइंट डाल के यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। गा पॉइंट आप पूरा लिखेंगे, बहुत छोटा सा है। गा पॉइंट क्या है? बहुत छोटा सा है, तो आप इसको पूरा लिखेंगे कि रासों में अरबी फारसी के बहुत से शब्दों का प्रयोग हुआ है जो चंद के समय से किसी भी प्रकार प्रयोग में नहीं ला जा सकते थे। इस प्रकार रासों की भाषा को चंद के समय न होकर 16वीं शताब्दी तक ठहरती है। ठीक है, आप ये पूरा तीनों लाइन भी लिखेंगे। आगे देखते हैं कितना हो रहा है आपका टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा, हेडिंग डाल के लिखेंगे कि रासों को प्रामाणिक मानने वालों का मत। अब ये आपका प्रामाणिक है, मतलब ऑथेंटिकल जो मानते हैं वो प्रामाणिकता उसको बोला जाता है कि कितने श्योर हैं कि रासों को प्रामाणिक मानते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे आप, रासों एकदम जाली पुस्तक नहीं है, इसमें बहुत कुछ प्रक्षेप होने के कारण इसका रूप विकृत हो जाता है। मतलब कुछ चीज़ें मिलती हैं और कुछ नहीं मिलती है, इसलिए बहुत अच्छा सा बाइंडिंग होकर नहीं है।
लेकिन इस विशाल ग्रंथ में कुछ सार भी अवश्य है। इसका मूल रूप से निश्चित रूप से साहित्य और भाषा के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। रासों के लघुतम संस्करण में प्रक्षेप अधिक संख्या में नहीं है। ठीक है, आप इसको यहाँ छोड़ देंगे, बस यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे नया पॉइंट डाल के। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासों पर आरोपित शंकाओं का खंडन करते हुए कहा है, सिर्फ 1, 2, 3, 4 सिर्फ आप 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 और 2, 3, 4 सिर्फ 4 पॉइंट लिखिएगा और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत लंबा मत कीजिएगा इसको। ठीक है, इतना ही कीजिएगा यहाँ तक। यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत लंबा क्लास हो जाएगा और आपको ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इसको पॉज कर करके लिखिएगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमने कितना, ये 4 पॉइंट लास्ट में बताए थे। उसके बाद यहाँ 3 पेज है, उसमें से पेपर बहुत छोटा करा दिया टॉपिक, तो आप इसको लिखिएगा और पढ़िएगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।